नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2025 के लिए बेसिक कंप्यूटर की पहली क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर या सामान्य कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसकी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी कंप्यूटर की पहली थ्योरी क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशन के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डाटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डाटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। इसी की अगर दूसरी डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि लॉजिकल कार्य करता है। कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डाटा को सूचना में बदलता है। याद रखिएगा, इन्हीं सब पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो यह थ्योरी पढ़ना काफी जरूरी है। और अगली क्लास में अपन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा चार प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है इनपुट। कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश भेजता है, जिसे इनपुट कहा जाता है। उसके बाद होती है प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। फिर है आउटपुट, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता है, जिसे आउटपुट कहा जाता है। फिर है स्टोरेज, यह डाटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है, जिसे स्टोरेज कहा जाता है। इस प्रकार से इन चार स्टेप्स में कंप्यूटर कार्य करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फिर स्टोरेज। अब जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले है गति यानी कि स्पीड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, गणनाएं कर सकता है। फिर है त्रुटि रहित कार्य या जिसे एक्यूरेसी कहा जाता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में माननीय गलतियों के कारण होती है, ना कि कंप्यूटर के कारण। फिर है भंडारण या जिसे स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अतः आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाहर तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। फिर है बहुउद्देशीय या जिसे वर्सेटाइल कहा जाता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है, इसे ही वर्सेटाइल कहा जाता है। गोपनीयता, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है, यह भी एक सेपरेट पॉइंट है। एक बहुउद्देशीय, फिर है प्राइवेसी, गोपनीयता। फिर है क्षमता या जिसे डिलीगेंस कहा जाता है। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। फिर है स्वचालित या ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम रहती है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसमें है डाटा प्रोसेसिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। शिक्षा यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में। रेलवे और वायु आरक्षण के क्षेत्र में, रेलवेज एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन। फिर है बैंकिंग सेक्टर में। चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन में। रक्षा यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर उपयोग में आता है।
फिर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में, संचार यानी कि कम्युनिकेशन में, उद्योग व व्यापार यानी कि इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस में, मनोरंजन के क्षेत्र में, फिर है प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन के क्षेत्र में, फिर है प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, और डिजिटल पुस्तकालय यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी के क्षेत्र में भी कंप्यूटर उपयोग में आता है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, यानी कि बेंगलुरु के हेड पोस्ट ऑफिस में किया गया था 16 अगस्त 1986 में, 1986 में। जबकि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। फिर जानिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में, यहां मिसप्रिंट है थोड़ी सी, विकसित किया गया था 1948 में। और याद रखिएगा, इसके अलावा 1945 में इसको प्रस्तावित किया गया था। 1945 में प्रस्तावित और 1948 में सफलतापूर्वक इसका प्रयोग किया गया था, यानी कि विकसित किया गया था। फिर याद रखिएगा, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। पहले पीसी का नाम था सिद्धार्थ। एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था, इसे भी याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। यह सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। फिर है, हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग की संज्ञा दी जाती है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को या उनकी डिटेल्स को। सबसे पहले जानते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी, यहां थोड़ी सी फिर मिसप्रिंट है, भाग है। कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं या देख सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यांत्रिकी, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि होते हैं, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह सभी हार्डवेयर है। फिर है सॉफ्टवेयर। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट, क्रिया, डाटा को प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है, जैसे कि नोटपैड, एमएस ऑफिस या गेम्स। यह सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर है डेटा। डेटा तथ्यों और अवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, संख्यात्मक डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा, और चिन्हात्मक डेटा यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डेटा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फिर है प्रोसेसिंग। डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अवस्थित डाटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेना होता है। इसके बाद है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित, संगठित तथा संरचित किया जाता है तो जो प्राप्त डेटा सूचना, वह प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। तो अभी तक क्लास में अपन ने जाना कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कंप्यूटर को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले है हार्डवेयर की उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी कि जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर एवं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर क्लासिफाई किया जा सकता है उसकी कार्य पद्धति के आधार पर। तो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। वीडियो में आगे अपन इन सबके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिर है आकार के आधार पर वर्गीकरण। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है।
आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जानते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। ये सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, याद रखिएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया था। एनिएक, यूनिवैक तथा आईबीएम का मार्क 1 इसका उदाहरण है। इसके अलावा याद रखिएगा, वर्ष 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था। आइए अब जानते हैं द्वितीय पीढ़ी या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें रजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब का किया गया था, दूसरी पीढ़ी में याद रखिएगा रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसकी गति तीव्र और त्रुटियां कम थी पहली जनरेशन के कंपैरिजन में। पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिसमें भंडारण क्षमता और गति की वृद्धि हुई थी। चुंबकीय भंडारण उपकरण यानी कि मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस का उपयोग किया गया था। हार्ड डिस्क भी इसका ही एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। व्यवसाय तथा उद्योग तथा इंजीनियरिंग डिजाइन में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो गया था सेकेंड जनरेशन से। मल्टीबैग रीमैनिंग टाइम शेयरिंग का आरंभ हुआ था सेकेंड जनरेशन से। असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का विकास आईबीएम द्वारा किया गया था। ये रजिस्टर आप देख सकते हैं। फिर है तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या जिसे आईसी कहा जाता है का प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। इसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रजिस्टर, प्रतिरोध और संधारित्र एक छोटे चिप बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों के उपयोग से भंडारण क्षमता व गति में वृद्धि हुई थी। गति में वृद्धि और भंडारण क्षमता तो याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन से बढ़ के हुई सेकंड में, सेकंड से बढ़ के हुई थर्ड में, ऐसे बढ़ते क्रम में है। शुरू में एसएसआई और बाद में एमएसआई का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में, याद रखिएगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र थे और अधिक विश्वसनीय थे। चुंबकीय और सोल्डिंग स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग तथा रैम के कारण गति में वृद्धि हुई थी थर्ड जनरेशन में। उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन तथा कोबोल का विकास हुआ था थर्ड जनरेशन में, याद रखिएगा। यह सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था थर्ड जनरेशन में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई थी। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस इसे ही कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि का उपयोग हुआ था थर्ड जनरेशन में। ये आईसी आप इसे देख सकते हैं। तो पूछा जाता है किस चीज की बनी होती, तो याद रखिएगा सिलिकॉन की बनी होती है आईसी। फिर है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एम.ई. हॉफ ने वर्ष 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ, याद रखिएगा। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन मैन का विकास हुआ था। लैन मैन होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उच्च स्तरीय भाषा का मानवीयकरण विकास किया गया तथा किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडो तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था फोर्थ जनरेशन में, याद रखिएगा। वर्ष 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया तथा जिसे पीसी कहा गया। 1981 में, याद रखिएगा। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नाम होता है, और इसने 1981 में पीसी का विकास किया था। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
और व्यवसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग किया जाने लगा 4th जनरेशन में। इसे आप देख सकते हैं, यह है माइक्रो प्रोसेसर। ये लिखा है VLSI, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ 5th जनरेशन में। सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, यानी कि आईसी का। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब। नए कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ, याद रखिएगा एआई का विकास हुआ है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। ULSI के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस का विकास हुआ। नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर इमेज रिकॉर्डिंग्स का उपयोग किया जाने लगा। यह है माइक्रो प्रोसेसर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 4th जनरेशन में होता था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी याद रखिएगा। अब एक बार अपन फिर से देख लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। पहली जनरेशन में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, विद्युत यांत्रिक मशीन थी। इसमें सॉफ्टवेयर, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और स्टोरेज प्रोग्राम था। विशेषताएं थी, आकार बड़ा था, खर्चीला था और केवल वैज्ञानिक उपयोग के लिए काम में आता था। एनिएक और यूनिवैक इसके उदाहरण हैं। और याद रखिएगा एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसे याद रखिएगा। फिर सेकेंड जनरेशन की बात की जाए तो इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, चुंबकीय मेमोरी का उपयोग होता था। इसमें उच्च स्तरीय भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था सेकेंड जनरेशन से। अपेक्षाकृत छोटा था, तीव्र था पहली जनरेशन के कंपैरिजन में। खर्चीला था, वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग दोनों में शुरू हो गया था। और IBM और यूनिवैक ये दोनों एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। फिर है थर्ड जनरेशन, तो इसमें इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी आ गई थी। SSI MSI चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई थी। इसमें उच्च स्तरीय भाषा का मानवीकरण, शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री शुरू हो गई थी थर्ड जनरेशन में। यह तीव्र थे, छोटे थे, सस्ते थे, विश्वसनीय थे और उपयोग में आसान थे। IBM 360 और PDP-8 इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आया फोर्थ जनरेशन जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। यह पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स और यूएस इंटरफेस इसमें आ गया था। यह सस्ते थे, उच्च क्षमता वाले थे, उपयोग में आसान थे और व्यवसायिक उपयोग के लिए थे। IBM PC और एप्पल II इसके एग्जाम्पल हैं। यूनिक्स सी प्रोग्रामिंग उत्पादन एक साथ कार्य करने की क्षमता थी इसमें और व्यक्तिगत उपयोग भी हो गया था। ये फोर्थ के बारे में है। फिर आ गया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल डिस्क आ गया था, कम जगह में अधिक भंडारण शुरू हो गया था। नोटबुक, कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया यह सब फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट हो गया था। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब फिफ्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। यह अति छोटे थे, अति तीव्र थे, उपयोग में आसान थे और प्लग एंड प्ले टाइप के थे, यानी कि स्टार्ट मतलब प्लग लगाएं और स्टार्ट करें। IBM नोटबुक, पेटीएम PC, सुपर कंप्यूटर यह सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को तीन प्रकार में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले बात करें अगर एनालॉग कंप्यूटर की, तो इसमें विद्युत की एनालॉग का प्रयोग किया जाता है जिसकी गति अत्यंत धीमी होती है। फिर है डिजिटल कंप्यूटर, इसे इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते
यह इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं तथा गणना के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है। फिर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है। फिर है आकार और कार्य के आधार पर। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर में बांटा गया है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्क स्टेशन और पॉइंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि पीसी और लैपटॉप किसके उदाहरण है, तो याद रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर के। फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह आकार में काफी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यधिक होती है तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। यह सामान्यतः 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। फिर है मिनी कंप्यूटर। यह आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में डीईसी नामक कंपनी ने किया था। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जा सकता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। फिर है माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास 1970 से आरंभ हुआ जब सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्कस्टेशन तथा होम टॉप माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। फिर है सुपर कंप्यूटर। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे होते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इसकी क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। इसे आप देख सकते हैं, इस तरह से रहता है सुपर कंप्यूटर। तो ये थी आज की हमारी बेसिक कंप्यूटर की थ्योरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं कंप्यूटर की एमसीक्यू क्लास के साथ। धन्यवाद।